हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। ये हमारा सोशल साइंस है, 6 to 8 के लिए है। क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। ऑप्शन ए है भाषा की संरचना का विश्लेषण करना, ऑप्शन बी है भाषा के साहित्य का अध्ययन करना, ऑप्शन सी है भाषा के बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर, ऑप्शन डी है प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। बताइए विद्यार्थी भाषा कैसे अर्जित करते हैं। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके जो शिक्षार्थी होते हैं वो भाषा को अर्जित करते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल विविध हैं। ऑप्शन ए है पढ़ना सुनना, ऑप्शन बी है सुनना लिखना, ऑप्शन सी है बोलना लिखना, ऑप्शन डी है पढ़ना बोलना और लिखना। तो बताइए इनमें से कौन सी व्यक्ति भाषाई कौशल से संबंधित हैं। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बोलना और लिखना। व्याख्या कह रही है कि बोलना और लिखना भाषाई कौशल व्यक्ति से संबंधित किससे हैं, भाषाई कौशल से। भाषा कौशल के 4 महत्वपूर्ण कारक होते हैं जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाषा कौशल के कितने कारक होते हैं। तो 4 होते हैं। कौन कौन से होता है, सुनना होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है और लिखना होता है। भाषा जो होती है वो अभिव्यक्ति का साधन होती है और इसका माध्यम कौशल होता है। और इसका क्या माध्यम होता है, कौशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है। पाठ्य सामग्री से अर्थ ग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति से दर से पढ़ना और ऊपरी और गहरे अर्थों का विश्लेषण करना। ऑप्शन ए है लेखन वैकल्य, ऑप्शन बी है क्रिया वैकल्य, ऑप्शन सी है गणना वैकल्य, ऑप्शन डी है पठन वैकल्य। यानी कि कोई स्टूडेंट्स है वो ये जो अपेक्षित गद्य से पढ़ना और ऊपरी और गहरे अर्थों का विश्लेषण करने में असमर्थ है तो वो किस विकलांगता से पीड़ित होने की उसे संभावना है। तो हमारा सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पठन को वैकल्य। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पाठ्य सामग्री से अर्थ को ग्रहण करना, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना और ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण करना पठन वैकल्य की श्रेणी में आता है। पठन का शाब्दिक अर्थ होता है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। ठीक है, तो हमारी लिखित सामग्री होती है उसको पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। तर्क कह रहा है कि भाषा कार्यात्मक अर्थ की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। पहला है कि यह दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। दूसरा कह रहा है कि ये और दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ये सही है और आर गलत है। चौथा कह रहा है कि ये गलत है लेकिन आर सही है। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। ठीक है, भाषा को जो कार्यात्मक मॉडल होता है वो किससे संबंधित होता है, संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा हुआ होता है। तर्क कह रहा है कि जो भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक बुनियादी गतिविधि होती है उनको करने का क्या होता है, एक माध्यम होता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि और दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या है क्योंकि भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषण क्षमता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि भाषा जो होती है वो कार्यात्मक अर्थों की जो अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की जो गतिविधियाँ होती हैं उनको करने का क्या होती है, एक मीडियम यानी कि माध्यम होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे, विषय, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। ऑप्शन ए है वर्णनात्मक लेखन, ऑप्शन बी है विवरणात्मक लेखन, ऑप्शन सी है वृत्तांत लेखन, ऑप्शन डी है तार्किक लेखन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्णनात्मक लेखन। ठीक है, वर्णनात्मक लेखन एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे पर, विषय पर और उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि वर्णनात्मक लेखन एक ऐसी विषय उन्मुख लेखन शैली होती है जो कि किसी मुद्दे पर, विषय पर, उस वर्णनात्मक लेखन एक निबंध शैली होती है। जो निबंध शैलियाँ कितने प्रकार की होती हैं,
तीन प्रकार की होती हैं, भावनात्मक होती है, विचारात्मक होती है और वर्णनात्मक होती है। इसमें जो विवरणात्मक होती है वृत्तांत लेखन और तार्किक लेखन, इस सभी लेखन की क्या होती है, एक शैली। इसमें भाव और भाषा दोनों समान रूप से भाव और भाषा को समन्वित करने के ढंग को क्या कहते हैं, शैली। जहाँ परमार्जित भाव और परमार्जित भाषा का मेल होता है और वही कहलाती है शैली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। ऑप्शन ए है कुल भौतिक प्रतिक्रिया, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी है मौन तरीका, ऑप्शन सी है प्राकृतिक उपागम, ऑप्शन डी है सामुदायिक भाषा अधिगम। तो बताइए इनमें से कौन सी है जो भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत जिन्हें किया गया है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सामुदायिक भाषा अधिगम। ठीक है, इनमें से सामुदायिक भाषा अधिगम है, ये भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत इसे मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में क्या किया गया है, उद्धृत किया गया है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सामुदायिक भाषा अधिगम भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी कि एनेक्डोट, ऑप्शन बी है पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी है रूब्रिक, ऑप्शन डी है परियोजना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पोर्टफोलियो। ठीक है, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, वो पोर्टफोलियो कहलाता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो कि एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की जो प्रगति होती है और उसकी जो उपलब्धि होती है उसको प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है, नहीं पूछा है वो भी उपकौशल। ऑप्शन ए है कि किसी पाठ्य सामग्री अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना, ऑप्शन बी है वाक्यों और अभिव्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रकार की समझ, ऑप्शन सी है पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना युक्त की पहचान और ऑप्शन डी है अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना और अर्थ ना समझ पाना। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी अक्षरों और शब्दों के ध्वनि को उच्चारित कर पाना और अर्थ ना समझ पाना है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अक्षरों और शब्दों की ध्वनि को उच्चारित कर पाना पर अर्थ को ना समझ पाना ही पठन का जो उपकौशल है वो नहीं है, जबकि अन्य सभी पठन के उपकौशल हैं। अर्थ और भाव को ध्यान में रखकर किसी लिखित भाषा को पढ़ना ही पठन कौशल जो है वो कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशेष सूचना देखना चाह रहा था, इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए है बारीकी से पठन, ऑप्शन बी है सरसरी तौर पर पठन, ऑप्शन सी है अंतरपाठी पठन, ऑप्शन डी है व्याख्यात्मक पठन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है बारीकी से पठन। अगर वो विशेष सूचना देखना चाह रहा है तो बारीकी से पठन कर रहा है और सिर्फ एक बार देखे और देख देख कर आगे बढ़ाता है तो वो सरसरी तौर पर होता है। ठीक है, लेकिन विशेष सूचनाएं देखना होता है बारीकी से पठन। हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त प्रकार के पठन को बारीकी से पठन कहा जाएगा। बारीकी से पढ़ने का संबंध होता है गहन पठन से, जिसका अर्थ होता है कि किसी विषय वस्तु को कैसे समझना, गहराई से समझना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने विचारों को एक जगह लिखे, एक रूपरेखा तैयार करे, पहला प्रारूप लिखे, लेखन का संपादन करे और अंततः अंतिम में अंतिम प्रारूप लिखे। अध्यापक लेखन के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है लेखन का उत्पादन उपागम, ऑप्शन बी है लेखन का प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन सी है उद्देश्य के लिए लिखना और ऑप्शन डी है शिक्षार्थी आधारित लेखन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लेखन का प्रक्रिया उपागम। एक टीचर है वो अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने जो विचार है उनको एक जगह लिख ले, एक रूपरेखा को तैयार करे, पहला प्रारूप लिखे, फिर उसका संपादन करे, फिर अंतिम प्रारूप लिखे। ये अध्यापक लेखन की प्रक्रिया उपागम का प्रयोग कर रही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि
उपयुक्त संदर्भ के संबंध में अध्यापिका लेखन का प्रक्रियापागम का प्रयोग कर रही है। प्रक्रियापागम क्या होता है कि स्वतंत्र लेखन कौशल के विकास के लिए विभिन्न चरणों के अनुसार लेखन की अनुमति भी देता है। ये चरण एक विशिष्ट क्रम में शामिल होते हैं जो कि है पूर्व लेखन, प्रारूपण और संशोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कनिका कक्षा 6 में एक ऐसी पाठ्य सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं के माध्यम से समय और काल पढ़ा रही है। वह शिक्षार्थियों दो के जोड़े में बैठकर पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और उसमें आए भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है। उसके बाद वे पुनः पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में भिन्न भिन्न कालों की पहचान और उनका उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद वे समय और काल के रूप में नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। इस युक्ति को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है व्याकरण का अभ्यास ड्रिल, ऑप्शन बी है अध्ययन संलग्नता विमर्श प्रयोग, ऑप्शन सी है गहन व्याकरण अभ्यास और ऑप्शन डी है प्रस्तुतिकरण अभ्यास परिणाम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अध्ययन संलग्नता विमर्श प्रयोग। अगला क्वेश्चन यह है कि कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी हमेशा साथियों की तुलना में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिस्से करने में कठिनता का अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी है दृश्यात्मक पहचान, ऑप्शन डी है पठन में कठिनाई। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। कक्षा 6 का जो टीचर है रहीम, उसने महसूस किया है कि उसका जो एक स्टूडेंट है वो अपने साथियों की तुलना में जो भी समय होता है वो अधिक लेता है किसी चीज़ को पढ़ने में। क्या है कि जो शिक्षार्थी होते हैं वो शब्दों के हिस्से करने में क्या महसूस करते हैं? डिफ़िकल्टी। इस कमी को हम डिसलेक्सिया कहेंगे। वही तारे ज़मीन वाला आंसर होगा। वही तारे ज़मीन वाला उदाहरण आपको याद होगा कि ईशान अवस्थी जो होता था वो प्रॉब्लम फेस करता था किसी भी चीज़ को समझने में, वैसे ही कर रहा है। हमारी व्याख्या कह रही है कि उपयुक्त के संदर्भ में शिक्षार्थी डिसलेक्सिया रोग से ग्रसित है। डिसलेक्सिया होता क्या है? अपठन या डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता होती है। किससे? अधिगम से संबंधित, पढ़ने से संबंधित विकलांगता होती है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या फिर लिखित भाषा के दृश्यों के अंकन की कठिनाइयों के रूप में करते हैं। और डिस्ग्राफिया क्या होती है? ये कमी होती है जो सुसंगत रूप से लिखने की जो क्षमता यानी कैपेसिटी होती है उसको प्रभावित करती है। क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना, ऑप्शन बी है सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, ऑप्शन सी है शिक्षार्थी के अधिगम के सभी उदाहरणों का रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन डी है शिक्षार्थी को ये जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए। जो नियमित अंतराल होते हैं उन पर शिक्षार्थी का क्या करना? आकलन करना। हमारी व्याख्या भी कह रही है अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना संरचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? एक स्टूडेंट है यानी एक बालिका है, वो क्या भारत में रहती थी लेकिन वो अमेरिका चली गई। उसने जितने भी सब्जेक्ट थे वो अमेरिका की लैंग्वेज में ही उसे पढ़ाए गए। तो शिक्षण की ये प्रक्रिया कहलाती क्या है? ऑप्शन ए है निमंजन, ऑप्शन बी है द्विभाषावाद, ऑप्शन सी है बहुभाषावाद, ऑप्शन सी है एकल भाषावाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निमंजन। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि निमंजन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गोता या डुबकी लगाकर स्नान करना अर्थात अवगाहन। निमंजन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अवगाहन यानी कि गोता या डुबकी लगाना। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। किसी विषय में निमग्न या लीन होना निमंजन एक शिक्षण प्रक्रिया होती है जब विद्यार्थी मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण कर लेता है और उसके बाद किसी अदर लैंग्वेज में शिक्षा उसे प्रदान की जाती है तो उस प्रक्रिया को ही निमंजन शिक्षण विधि के अंतर्गत हम रखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संदर्भों, विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण, ऑप्शन बी है संदर्भ के द्वारा भाषा, ऑप्शन सी है भाषा के द्वारा संदर्भ और ऑप्शन डी है संदर्भ समुची
भाषा में है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विज्ञान यानी कि साइंस, गणित, मैथमेटिक्स, सामाजिक ज्ञान, विचार, संकल्पनाएं और अर्थों को बताने के लिए हम जब भाषा का वैज्ञानिक उपयोगी रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा CTET का प्रीवियस ईयर का पेपर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। सुबह 8 बजे हम प्राइमरी लेवल के और रात 8 बजे हम जूनियर लेवल के प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं, उन्हें देखा कीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। और कल से आपकी जो CTET के प्रैक्टिस सेट हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हें भी देख लेना अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।